टाटा की जो मार्केटिंग फिलॉसफी थी दैट वाज फिनोमिनल। उन्होंने जो सेफ्टी को लेके वो स्ट्राइक किया है, सेम स्पीड में दो सियारा को स्ट्राइक करवाया है, वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर था जो गेम चेंज कर रहा था। क्रेटा एक ऐसा ब्रांड है जो बिकेगा ही बिकेगा। सबको ट्रैवल करना है आज आज सबको मनाली जाना है, वहां जाके 4x4 एक्सपीरियंस करना है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू विल बी सीइंग 4x4 एंड ऑल व्हील ड्राइव इन दिस सेगमेंट ओनली, मिड साइज एसयूवीज में। टाटा ने पंच के साथ में किया है, इस बार वो एक स्टेप अबव है। उन्होंने स्टीयरिंग चेंज किया है, उन्होंने ट्रांसमिशन के साथ में खेला है, क्योंकि सीएनजी में अभी तक वो ट्रांसमिशन के साथ में नहीं आती। काफी लोगों को वो अट्रैक्ट करने वाली है, सबसे बेसिक चीज वो सीएनजी और एएमटी वाली जो आप बता रहे हैं, वो फोटोजेनिक नहीं है। एंड जब भी आप फोटोज में उसको देखोगे, वीडियोस में देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि शायद वो अपील वगैरह नहीं आई है, बट रियल में अगर आप देख रहे हो उसको, आपके सामने खड़ी हो, आपको बहुत पसंद आएगी, इंप्रेसिव लगेगी। तो वो लोग जो अभी वेट कर रहे हैं ऑल व्हील ड्राइव के लिए पहले डस्टर एक्चुअली आती थी ना ऑल व्हील ड्राइव में, तो वो लोग अगर अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेनो डस्टर के साथ में ऑल व्हील ड्राइव में आएगी, आई डू नॉट थिंक सो। यू डू नॉट थिंक सो कि बातचीत है आपकी अब समझ लो आप। मिड साइज एसयूवीज और कॉम्पैक्ट एसयूवीज आर एवरीवेयर। हर जगह, हर पार्किंग में, हर गली में यही देखने को मिल रहा है। और कंपनीज जो है वो नई लॉन्चेस ला रही हैं, जो ओल्ड हो चुकी हैं उनको अब अपग्रेड भी कर रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी वाले टॉपिक पे कि आखिर ये मिड साइज वाला जो सेगमेंट है और ये कॉम्पैक्ट वाला जो एसयूवीज वाला जो सेगमेंट है, इसमें क्या बस चल रहा है। और इसी बात को आज करेंगे एक ऑटो जंकी के साथ। विवेक सैनी हमारे साथ हैं। विवेक, वेलकम टू ऑटोज इंडिया। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच समृद्धि, और अच्छा हुआ कि आपने ये टॉपिक चूज किया है। ये टॉपिक एवरीवेयर है इसलिए क्योंकि आप देखो ना, हमारे इंडिया की जो जितने भी कस्टमर्स हैं वो यूथ हैं, 30-35 एज ग्रुप के आसपास सारे यंगस्टर्स आपको देखने को नजर आएंगे, और सबको ट्रैवल करना है आज आज सबको मनाली जाना है, वहां जाके 4x4 एक्सपीरियंस करना है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू विल बी सीइंग 4x4 एंड ऑल व्हील ड्राइव इन दिस सेगमेंट ओनली, मिड साइज एसयूवीज में। तो इसीलिए ये वाला सबसे ज्यादा फ्लॉरिश हो रहा है। और ऊपर से हमने देखा कि कुछ टाइम से, कुछ 10-15 सालों से हमारा फाइनेंस बहुत स्ट्रांग हुआ है, और परचेजिंग पावर जो है ना लोगों की, वो बहुत इंप्रूव हुई है। तो इसीलिए ये सेगमेंट सबसे ज्यादा हम इस सेगमेंट के बारे में बात आगे भी करेंगे कि बज़ इतना ज्यादा क्यों है। लेकिन मुझे सबसे पहले, शायद काफी लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन होगा, ये जो डिविजन्स किए गए कार में, सब कॉम्पैक्ट हो गई, देन कॉम्पैक्ट हो गई, देन मिड साइज एंड देन फुल साइज, इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये हमारी ऑडियंस बेटर समझ पाए, बताओ। तो अगर इसको और थोड़ा टेक्निकलिटीज में हम समझे तो ए बी सी सी प्लस डी डी प्लस सेगमेंट, ये ऐसे कैटेगराइज होती है। और ए बी सेगमेंट में एक्चुअली आप सब 4 मीटर यानी कि 4 मीटर के अंदर आने वाली गाड़ियां इसमें शुमार होती हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और फ्लॉरिश करने के लिए ये रेगुलेशंस लेके आई थी गवर्नमेंट, ताकि कंपनीज जो हैं वो अफोर्डेबल और एक ऐसी गाड़ियां जो कम स्पेस यहाँ पर घेरें और कम स्पेस में रहें, तो वो ए और बी सेगमेंट के अंदर आई थी। ऐसे ही फिर सी प्लस सेगमेंट आता है, जिसको हम XUV 7XO कह सकते हैं, स्कॉर्पियो एन। अब ये जो सी एंड सी प्लस सेगमेंट है ना, इसी को हम कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एसयूवी फ्रेम अगर हम देखें, और इसी को हम लोग मिड साइज एसयूवी सेगमेंट फ्रेम कर सकते हैं। तो सी सेगमेंट में आने वाली जितनी भी एसयूवीज हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कॉम्पैक्ट एसयूवी या मिड साइज, और सी प्लस तो मिड साइज होंगी। बिल्कुल। अगर हम एग्जाम्पल से बात करें, अगर इतनी टेक्निकलिटी से आप नहीं समझ पाए, तो सीधे सीधे हमारे पहले हो गए टाटा पंच हो गई, Hyundai एक्स्टर हो गई, ये हमारी हो गई सब कॉम्पैक्ट में, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी या सब 4 मीटर। बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्पैक्ट में हमारे पास हो गई सेल्टॉस, नेक्सॉन, बिल्कुल नेक्सॉन, और फिर हमारे पास है मिड साइज में XUV 7XO हो गई, 7XO, क्रेटा भी आप कंसीडर कर सकते हो, और सियारा भी आ गई है मिड साइज में। एंड अगर फुल साइज में बात करें तो फॉर्च्यूनर हो गई है, फॉर्च्यूनर, मेरिडियन, जीप मेरिडियन, एग्जैक्टली। शायद अब इन एग्जांपल से आप समझ पाए होंगे कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। अगर हम रीसेंट लॉन्चेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा बज़ है, जैसा मैंने बताया आपको, इतनी सारी क्रेटा आ गई, सेल्टॉस को इन्होंने अपग्रेड कर दिया, एंड देन क्रेटा में तो पहले ही आ गया था अपग्रेड, सेल्टॉस में आ गया, सियारा पूरी तरीके से उतार दी उन्होंने। ये सब जो आप देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि जेनजीज के लिए ही किया जा रहा है ये सब? देखो, ये नो डाउट हम लोग उनको जेनजीज एज वेल एज मिलेनियल, हम अपने आप को क्यों पीछे छोड़े यहाँ पे। एक्चुअली जेनजीज और मिलेनियल्स में ज्यादा पावर, जो बाइंग पावर है, वो मिलेनियल्स के पास है अभी फिलहाल। तो आप देखना, जो मिलेनियल है वो जो 30 से 40 साल के अंदर अंदर है, उनके पास में क्षमता है कि वो किसी भी सेगमेंट को डिसाइड कर सकता है। एंड यहाँ पर जो इसी वजह से, हाँ, यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं, वो ये वाला सेगमेंट सबसे ज्यादा फ्लॉरिश कर रहा है, जिसमें क्रेटा, एलिवेट, सेल्टॉस, ये वाला सेगमेंट है। एंड
एंड यही रीजन है कि टॉप 10 सेलिंग कार्स में ये गाड़ियां सबसे ज्यादा शुमार रहती हैं। आप देखना क्रेटा हमेशा उस लिस्ट में रहेगी, सेल्टॉस हमेशा उस लिस्ट में रहेगी, और अब तो सियारा के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कुशाक, काइलैक भी गेम चेंजर रही है स्कोडा के लिए। तो ये कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर एज वेल एज मिड साइज ये हमेशा फ्लोरिश करने वाला सेगमेंट है, एंड इसीलिए बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो चाहती भी हैं कि वो एंटर अगर इंडिया में करें तो इसी सेगमेंट के साथ में स्टार्ट करें, क्योंकि ये इस टाइम बिल्कुल टॉप पे चल रहा है कि ये वाला ही लेना है। क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि लोगों ने हैचबैक तो छोड़ ही दिया पीछे, वो सब सोच रहे हैं कि अब इस प्राइस पॉइंट में हमें जब हमें एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल रही है या हमें कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल रही है तो हम क्यों जाएंगे फिर हैचबैक पे, ऑब्वियसली। तो शायद यही रीजन है कि लोग इस पे आगे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली अगर लॉन्चेस की बात करें तो मैंने और हम सब ने यही देखा है कि सियारा का जो बस था ऑल ओवर इंटरनेट वो काफी ज्यादा क्रेजी था। आपके हिसाब से सियारा में क्या नेक्स्ट लेवल था जो आपको भी बहुत पसंद आया? देखो, नो डाउट सियारा एक तो अपने नेम को आगे लेके गई है, तकरीबन 30 साल के बाद में सेम नेम फिलॉसफी के साथ में आए, तो वो तो कहीं ना कहीं कंसिडरेशन था ही। इसके साथ साथ टाटा की जो मार्केटिंग फिलॉसफी थी दैट वाज फिनोमिनल। उन्होंने जो सेफ्टी को लेके वो स्ट्राइक किया है, सेम स्पीड में दो सियारा को स्ट्राइक करवाया है, वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर था जो गेम चेंज कर रहा था। बट नो डाउट सियारा हैज अ लॉट टू ऑफर। वो सेम तकरीबन सेम डायमेंशन के साथ में ज्यादा स्पेस ऑफर कर रही है आपको। 600 से ऊपर का बूट स्पेस आपको मिल रहा है सेकंड रो में। इनफैक्ट वो लोग जो हमारे सरदार फ्रेंड हैं या फॉर दैट मैटर सिख फैमिली है, उनके टर्बन भी टच नहीं कर रही हैं, सेकंड रो में भी फर्स्ट रो में भी। वो उन्होंने बोला ही था ना कि लिविंग रूम वाला कंफर्ट मिलने वाला है। एग्जैक्टली। तो वो कंफर्ट जो मैच किया है सियारा में दैट इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। एंड हाँ, एक चीज और जहां पर टाटा ने बहुत मेहनत करी है एंड दैट इज अपने नए TGDI इंजन जो उन्होंने 1.5 इंट्रोड्यूस किया है, या फॉर दैट मैटर 1.5 एक चीज में और किया उन्होंने डिजाइन में रेड डॉट उसको अवार्ड मिला है। डिजाइन बिल्कुल हमारे टाइप का जो आप कहेंगे कि आगे वाली जनरेशन को पसंद आने वाला है वो भी है उसमें। तो डिजाइन तो डेफिनेटली सियारा का है ही टॉप नॉच। वो सबसे अपग्रेडेड वर्जन है, सबसे ज्यादा फिनोमिनल लुकिंग कार है। इनफैक्ट फ्लश डोर हैंडल्स दे दिए हैं उसके अंदर। इंटीरियर्स में आपके पास में ट्रिपल डिस्प्ले ऑफर कर दी है इन अ कॉम्पैक्ट एसयूवी जो अभी तक कोई और ऑफर नहीं कर रहा है। सेल्टॉस की भी नई जनरेशन आई है, हमने नहीं देखी है, 2 ही स्क्रीन वहां पर ऑफर हुई है। तो एक डेडिकेटेड स्क्रीन पैसेंजर के लिए वहां पर वो गेम चेंजर हुई है। एंड सेफ्टी इज समथिंग जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, स्पेशली इस टाइम पर। तो सेफ्टी टाटा सियारा के साथ में, टाटा का भरोसा रहता है हमेशा सियारा के साथ में। वो इंजीनियरिंग जो बेटर हुई है टाटा की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो जरूर बेटर हुई, वो जरूर हम देखते हैं इस गाड़ी के साथ में। जो ऑडियंस हमारे सेल्टॉस के लिए बैठी हुई है कि काफी लोग सेल्टॉस के भी बहुत फैन है। उन्होंने जो ओल्डर वर्जन था, मैंने तो काफी सड़कों पे देखी है सेल्टॉस, और अब जब उसका न्यू अपग्रेडेड वर्जन आ गया मैंने बहुत जगह देखा कि कुछ लोग उसके डिजाइन को काफी ज्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं इंटरनेट पे, एंड काफी लोग उसको न्यू जनरेशन भी बोल रहे हैं। आपके हिसाब से अगर डिजाइन देखें तो वो डिजाइन फिलॉसफी कैसी है? देखो, मैं सच बता रहा हूँ, दैट इज अ थिंग यू शुड एक्चुअली कंसिडर व्हाइल लुकिंग टू किया सेल्टॉस। वो ये है कि जब आप उसको पर्सनली देखोगे ना गाड़ी को, यू विल फील कि यार ऐसा कुछ अगलीनेस है नहीं गाड़ी के अंदर, अच्छी लगती है वो फोटोजेनिक नहीं है। एंड जब भी आप फोटोज में उसको देखोगे, वीडियोस में देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि शायद वो अपील वगैरह नहीं आई है, बट रियल में अगर आप देख रहे हो उसको, आपके सामने खड़ी हो, आपको बहुत पसंद आएगी, इंप्रेसिव लगेगी। और आज भी जो बहुत मैच्योर बायर्स हैं, जो फॉर दैट मैटर 40-45 प्लस के एज कैटेगरी में आते हैं, वो आज भी सेल्टॉस कंसिडर करेंगे ओवर टाटा सियारा। एंड द रीजन इज मल्टीपल इंजन ऑप्शन जो रिलायबिलिटी ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, मल्टीपल ऐसी सर्विसेज जो ड्यूरेबल या फिर कस्टमर सेंट्रिक ज्यादा रही हैं। रिलायबिलिटी डेफिनेटली एक पॉइंट है जो किया एंड Hyundai ग्रुप के साथ में अटैच्ड है। वो अभी भी थोड़ा सा स्पॉट जो है वो टाटा की तरफ। एंड ऑब्वियसली सेल्टॉस मैंने चलाई भी, उसको चलाने का एक अलग फन था। जो हम ड्राइव करी है हमने उसको चलाने का एक अलग, मतलब मैं तो कह रही हूँ कि मतलब जो गर्ल्स वगैरह अपनी फर्स्ट कार लेने का सोच रही हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर वो उसको ऑटोमेटिक वेरिएंट में लेना चाहती हैं। आपका क्या ख्याल है इसमें? नहीं, नो डाउट इट इज अ नो नॉनसेंस कार। और जैसे मैंने आपको बताया था कि रिलायबिलिटी इज समथिंग जो गर्ल्स के लिए स्पेशली जुड़ जाती है कि कहीं पर भी वो ब्रेक डाउन ना हो। और गर्ल्स को तो चाहिए एक ऐसी गाड़ी जो रिलायबल रहो, उनको रोड साइड असिस्टेंस को कॉल करने की जरूरत ना पड़े। और मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ। और किया इज सच अ ब्रांड जो जिसके साथ में मुझे लगता है कि कभी भी आपको मैकेनिकल एस्पेक्ट से, इंजन फेलियर या फॉर दैट मैटर कुछ इस तरीके की चीजें आपको ज्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। एग्जैक्टली अब इसी लेन में अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी मिड साइज एसयूवी निकाली है, XUV 7O का। उन्होंने वर्जन बदल दिया है, 7XO कर दिया। उसमें आपको क्या लगता है कि क्या वो कंपटीशन बन पाएगी और मिड साइज एसयूवीज के लिए?
मिड साइज एसयूवीज के लिए जैसे हाँ। सेल्टॉस वगैरह इन्हीं के बारे में आप बात कर रहे हो या हैरियर सफारी इन सब के हैरियर बारे में? सफारी। देखिए सफारी के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट अभी इसलिए भी है क्योंकि नए नए इंजन ऑप्शंस आए हैं। वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड इंजन है जो हमने महिंद्रा एक्सयूवी 7XO के अंदर देखा है, वो अभी भी आए हैं एंड दैट इज बटर स्मूथ इंजन विद पीक पावर जिसमें 200 PS की पावर दे रही है, वो फिनोमिनल परफॉर्म करता है। एंड देयर इज अ थिंग जो एक्चुअली सफारी में अभी भी मिसिंग है एंड फॉर दैट मैटर आने वाले टाइम में भी मिसिंग रहेगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आप उसमें 4x4 डाल सको। तो सफारी इज नॉट हैविंग 4x4 एलिमेंट बट एक्सयूवी 7XO इज हैविंग दैट 4x4 एलिमेंट। तो अभी भी पॉइंट जो है वो एक्सयूवी 7XO के फेवर में जाते हैं। एंड समृद्धि हम ये फैक्ट भूल नहीं सकते हैं कि एक्सयूवी 7XO के अंदर ट्रिपल स्क्रीन आती है विद द बेस वेरिएंट। एग्जैक्टली, दैट्स द और मोस्ट उसके अट्रैक्टिव प्राइसेस पार्ट। हाँ, एग्जैक्टली उसके प्राइसेस भी जो है वो इंप्रूव नहीं किए, सॉरी इंक्रीज नहीं किए हैं महिंद्रा ने। तो 13.66 लाख रुपीस में जो है वो लॉन्च की है महिंद्रा एक्सयूवी 7XO को और केवल 36,000 रुपए का ही अंतर बच जाता है सफारी बेस वेरिएंट एज वेल एज एक्सयूवी 7XO और के जब बेस बेस वेरिएंट। वेरिएंट में इतनी सारी चीजें मिल रही हो तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि 3 स्क्रीन वाला सिस्टम तो ऑब्वियसली इस टाइम ट्रेंड पे है। Correct. काफी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि पैसेंजर को अपना अलग एंटरटेनमेंट चाहिए और ड्राइवर एंड और लेट मी टेल यू, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, हाँ। लेट मी टेल यू एक्सयूवी 7XO के अंदर जो ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है वो लाया इसलिए नहीं गया है कि उनको compete करना सफारी के लिए। वो लाया इसलिए गया है ताकि वो compete कर सके टाटा सियारा वाले कस्टमर्स को। टाटा obviously, सियारा हाँ। वाले जो कस्टमर एक्चुअली ट्रिपल स्क्रीन सेटअप पे जाएंगे वो हायर वेरिएंट्स में जाएंगे, बट उनको रियलाइज होगा कि यार मैं हायर वेरिएंट 20 लाख के आसपास खर्च कर रहा हूँ मुझे base और variant मुझे नहीं मिल बेस में मिल रहा है एक्सयूवी 7XO में, तो व्हाई नॉट बाय अ कार जो 7 सीटर भी है, ज्यादा पावरफुल भी है, टक्कर देने के लिए। फीचर रिच है एंड डेफिनेटली हम महिंद्रा के ऊपर कोई भी सेफ्टी को लेके स्पॉट नहीं डाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो टाटा के साथ में भी नहीं है बहरहाल। हाँ, इसी में जब हम 7XO देखने गए थे तो हमें एकदम से सरप्राइज मिल गया वहां पे कि 3XO आ गई है ईवी में। हालांकि उनका डिजाइन नहीं बदला, मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिजाइन बदलना चाहिए था। जब आप ईवी कर रहे हो आप किसी चीज को, जैसे हमने देखा कि आप नॉर्मल पंच देखोगे या आप पंच ईवी देखोगे, थोड़ा डिजाइन लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो हमने भी शायद एक्सपेक्ट करी थी कि थोड़ा डिजाइन लैंग्वेज चेंज हो जाए। हालांकि उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कॉम्पीट कर पाएगी? देखो कंपटीशन के मामले में मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा वीकर एस्पेक्ट है, वीकर कार है। रीजन बीइंग एक तो 2 ही वेरिएंट्स उसमें अवेलेबल है, ठीक है, बैटरी सेटअप जो है वो आपको एक जैसा ही मिलेगा एंड नेक्सॉन हैज अ लॉट टू ऑफर इन दिस सेगमेंट। और जिस प्राइस में वो आ रही है एक्चुअली एक आपको ना 4.2 मीटर में आने वाली कार जिसका नाम है विंसर, वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो विंसर इज हैविंग स्पेस, इट इज हैविंग सेफ्टी एस्पेक्ट, अच्छा आपके पास में कंफर्ट है, बहुत रूमीनेस लगता है विंसर में तो। बिल्कुल। और आप क्योंकि आपका कंसर्न जो है वो नेक्सॉन को लेके है, तो मुझे लगता है कि एक्सयूवी 3XO को चैलेंज होने वाला है एंड देयर आर मेनी रीजंस। क्योंकि बैटरी पैक लिमिटेशन है, वेरिएंट्स लिमिटेशन है, उन्होंने जो फीचर्स है ना उनको बहुत रिड्यूस कर दिया है। आप देखना जब आप उसका ब्रोशर पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं है गाड़ी के अंदर, इलेक्ट्रिक सीट्स हटा देंगी। आई थिंक वेंटिलेटेड सीट्स भी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी शायद हटाया है। तो कुछ चीजें हैं, कुछ फीचर्स हैं जो एक्चुअली एक्सयूवी 3XO से हटी हैं, एक्सक्लूड कर दिए हैं। हाँ, हटा हमें तो इंक्लूजन्स पता है ना, हमने आप बता रहे हो एक्सक्लूजन्स, तो वो भी अच्छा है कि हमारी ऑडियंस जान पा रही है कि क्या क्या एक्सक्लूजन्स हो गए उस कार्स में से। मूविंग फॉरवर्ड, अभी रिसेंटली स्कोडा कुशाक हुई है लॉन्च, एंड लॉन्च नहीं अनवील हुई है। प्राइस तो वो कह रहे हैं कि वो मार्च में निकालेंगे। अब उसके लुक्स वगैरह देख के मुझे काफी इंप्रेस हुई मैं। उसके लुक्स बहुत अच्छे हो गए, स्पेशली रेयर से कार जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रही है। उससे क्या उम्मीद है आपको? और जो उन्होंने स्पेशल फीचर्स दे दिए हैं जैसे रियर सीट मसाजर ऑप्शन दे दिया है, एंड आपको क्या लगता है कि वो किस प्राइस पॉइंट में आने वाली है? प्राइस पॉइंट मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर ही जाएगा, कॉम्पिटिटिव वो नहीं रखेंगे क्योंकि अभी तक इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियां वो 11 लाख के आसपास ही रोटेट कर रही हैं। बस एक टाटा सियारा को छोड़ोगे जो 11,50,000 के आसपास जा रही है। मुझे लगता है कि उसके प्राइसेस 11,50 के आसपास ही जाएंगे एंड देयर आर रीजन बिहाइंड इट। एक तो उन्होंने सेफ्टी को इतना ज़्यादा मैं कहूँ कि वोकल हुए हैं वो सेफ्टी को लेके कि उन्होंने बेस वेरिएंट में वाइपर दिया है, डिफॉगर दिया है, विच नो अदर ब्रांड इज ऑफरिंग राइट नाउ। उन्होंने एलॉय व्हील्स को प्रायोरिटाइज किया है बेस वेरिएंट से एंड दैट इज अ गुड थिंग। लिटरली मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑल पावर विंडोज हैं, 6 एयरबैग्स है आपके पास। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इस बार स्कोडा कुशाक में अडास फीचर्स आ जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली इस सेगमेंट में सारी कार्स के पास अडास है ही मोस्टली। ऐसा क्यों हुआ कि स्कोडा अभी भी कुशाक में अडास नहीं लेके आया? देखो इसके पीछे हो सकता है कि वो अपनी गाड़ियों को ना, आप देखना पिछले 1 साल से
वो कुछ वैल्यू फॉर मनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेग्रीगेट कर रहे हैं। काइलैक, हाँ काइलैक से देखो आप, उन्होंने हाँ। काइलैक का एक स्पेशल वेरिएंट लॉन्च किया है और काइलैक उनके लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ है। बिल्कुल। है ना, तो पिछले साल वो बहुत ज्यादा सेल हुई है स्कोडा। वो लोग जो नेक्सॉन ब्रेसा कंसिडर कर रहे थे उन्होंने भी काइलैक काइलैक लिया है। कंसिडर किया है। एग्जैक्टली तो एक तो ये भी है कि वो वैल्यू फॉर मनी बनाना चाह रहे हैं, बट दिस इज अ ड्रॉबैक। लिटरली मुझे नहीं पसंद आई ये बात कि उन्होंने एडास एटलीस्ट लेवल 2 या प्रो तक नहीं जा रहे हैं, तो लेवल 2 तक तो वो रख सकते थे ताकि वो कॉम्पिटिटिव रहते, या वो होंडा की तरह कर सकते थे कि केवल कैमरा बेस्ड एडास दे देते जो लेवल 1 के अंदर आता है। तो दैट इज समथिंग जो शिकायत रही है स्कोडा के साथ में। तो हमने इतनी सारी कार्स के बारे में बात किया एंड इनका मेरे हिसाब से जो सबसे मेजर राइवल है पूरे मार्केट में वो क्रेटा ही था। आपको क्या लगता है कि अब मिलेगी टक्कर क्रेटा को? देखो क्रेटा एक ऐसा ब्रांड है जो बिकेगा ही बिकेगा। तो इट इज जस्ट लाइक टाटा पंच, ठीक है, जैसे टाटा पंच को बीट करने के लिए भी कोई नहीं है, तो ऐसे ही क्रेटा को बीट करने के लिए फिलहाल, क्योंकि वो नेम प्लेट इतनी बड़ी हो गई, और जब नेम प्लेट बड़ी हो जाती है ना तब आप उसको बीट नहीं कर सकते हो। आई नो देयर मस्ट बी समवन जो सोच रहा होगा कि यार इतने सारे नंबर्स आ चुके हैं कॉम्पैक्ट और मिड साइज एसयूवीज में, कैसे क्रेटा मैं भी हूं उसमें। हाँ मैं भी हूं उसमें, मैं नहीं मानती हूं। हाँ, तो क्रेटा की सेल्स डेफिनेटली डाउन होंगी, बट वो इतनी नहीं डाउन हो जाएंगी कि एक्चुअली में Hyundai को सोचना पड़े। हाँ। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि किया सेल्टोस की नई जनरेशन आ चुकी है तो K3 मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है पे। कि शायद इस सब में Hyundai भी कुछ अलग करने की सोचे। हाँ तो वो सोचेगा ना, सोचना पड़ेगा उसको, क्योंकि जो क्रेटा के जो सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा छोटा मोटा, वो डेफिनेटली Hyundai के अंदर बैठे इंजीनियर्स एंड मार्केटिंग हेड्स को ये रियलाइज कराएगा कि ये नंबर्स हम दोबारा अचीव कर सकते हैं। एंड उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। आप जानते हो सेल्टॉस एंड क्रेटा ये दोनों सिस्टर कार्स हैं, तो इसीलिए क्योंकि सेल्टॉस जल्दी आ गई है तो आप क्रेटा बहुत जल्दी या तो इस साल या फर्स्ट साल के फर्स्ट क्वार्टर मैं तक वही आप कह रही हूँ कि ऑफर होते ऐसा हुए नहीं हो देखोगे। सकता कि Hyundai अब कुछ आगे ना करे। तो Hyundai से डेफिनेटली जो नेक्स्ट एंट्री होगी ना वो क्रेटा की हो सकती है, और एक दो एंट्रीज मिनी माइक्रो एसयूवीज में जो पंच को एक्चुअली टक्कर दे सके वो इस साल हम देखें। और देयर आर चांसेस कि आप दिवाली तक भी क्रेटा को ऑफर होते हुए देखो, क्योंकि वो देर तो नहीं करेंगे। उनकी गाड़ी ऑलरेडी बनी हुई है, सेल्टॉस एंड क्रेटा ये दोनों एक ही गाड़ियां हैं, तो उनकी गाड़ी बनी हुई है। अगर हम आगे बात करें तो अब एक काफी बस चला हुआ है डस्टर का। ऑब्वियसली मतलब जो डस्टर फैन थे, मैं तो आज भी सड़कों पे इतनी डस्टर देखती हूँ, तो क्या क्या उम्मीद है आपको डस्टर से? देखो उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का मार्केट है ना, हाँ। ये बनाया ही डस्टर का हुआ है। तो डस्टर जब 2012 में आई थी उससे पहले गाइस कोई गाड़ी नहीं थी। आपने कभी क्रेटा नहीं देखी थी, आपने कभी फॉर दैट मैटर विक्टोरस या ग्रैंड विटारा इन सब गाड़ियों को नहीं देखा था। डस्टर आई इसीलिए ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ, एंड डस्टर की ये सेकंड जनरेशन है। अभी तक हमें डस्टर की एक्चुअली थर्ड जनरेशन देखने को मिल जाती है इंडिया में, अगर वो टाइमली अपग्रेड लेके आते। बट इंटरनेशनली भी क्योंकि अभी सेकंड ही जनरेशन अवेलेबल है, तो वही इंडिया में आनी थी। 2022 में आई थिंक डस्टर को डिसकंटिन्यू किया था, 10 साल का नेम प्लेट उन्होंने लेके चला। इस बार डस्टर के साथ में मुझे लगता है कि वो 2 इंजन ऑप्शन के साथ में आएंगी। वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो 1.3 टर्बोचार्ज इंजन जो पहले भी आपने किक्स के अंदर देखा हुआ है, एंड एक 1.0 टर्बो इंजन। आई बिलीव कि वो शायद वही इंजन होगा जो आप काइगर के अंदर देखते हो, बट दैट वुड बी टर्बोचार्ज सीवीटी के साथ में, ताकि उसकी प्राइस थोड़ी कॉम्पिटिटिव रखी जा सके। उम्मीद है कि अगर वो 9.99 या फॉर दैट मैटर 10,10,000 के आसपास अगर स्टार्ट कर देते हैं तो उनके लिए एक काफी बढ़िया कंपटीशन हो जाएगा, कॉल बहुत अच्छी हो जाएगी उनके लिए। मैं तो इससे भी नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि हमने एयरक्रॉस एक्स देखी है, हमने बसाल्ट देखी है इसी सेगमेंट में जो लगभग इसी प्राइसिंग से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर रेनो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में आता है विद द डस्टर, मुझे लगता है कि गेम चेंज हो सकता है। कुछ क्रेजी हो सकता है डस्टर में, कुछ अलग हटके। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रेनो इंडिया को लेके कभी भी टेक ही नहीं रहा है, एंड ये जो सेगमेंट है ना ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी ही विन कर सकती है। टाटा सियारा के अगर अंदर फीचर्स टेक्नोलॉजी नहीं होती, इट वुड नेवर हैव गॉन दिस क्रेजी ऑन द इंटरनेट। अगर रेनो कुछ इस तरीके का लेके आ सकता है जो टाटा सियारा के अंदर आया है, तब हो सकता है चीजें चेंज हो, लेकिन मुझे थोड़ा बिलीव कम है, क्योंकि रेनो इज नॉट अ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, इट इज नॉट अ फीचर बेस्ड कंपनी। वो मोबिलिटी के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो वो एक नॉर्मल दो और शायद मुझे ऐसा लगता है कि रेनो को ये पता भी है कि डस्टर का क्रेज कितना ज्यादा था इंडिया में, तो वो ऑब्वियसली डिजाइन चेंज कर रहे हैं, इंटीरियर्स में भी कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करेंगे।
डिज़ाइन और ये सब चीज़ें हमने देख चुके हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारी मार्केट में आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया मार्केट में तो हमने देखी है कि हाँ। वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। तो डैमलर के साथ में कोलैब्ड है रेनो, तो और ये इनफैक्ट जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है CMF-V प्लेटफॉर्म, ये डैमलर का ही है आई बिलीव। तो ये इंजन रिलायबल है, मर्सिडीज भी यूज़ करती है, निसान भी यूज़ करती है, रेनो एंड डैमलर सब यूज़ करते हैं। हाइब्रिड नहीं आएगा गाइस, 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव नहीं आएगा। तो वो लोग जो अभी वेट कर रहे हैं, ऑल व्हील ड्राइव के लिए पहले डस्टर एक्चुअली आती थी ना ऑल व्हील ड्राइव में, तो वो लोग अगर अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेनो डस्टर के साथ में ऑल व्हील ड्राइव में आएगी, आई डू नॉट थिंक सो। यू डू नॉट थिंक सो कि बातचीत है आपकी अब समझ लो आप नहीं आएगी, मुझे डाउट है, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव आप देखो ना, विटारा के अंदर आती है एंड हाइराइडर के अंदर आती है, बट वी सी वेरी लेस यूनिट सेलिंग। तो अगर वो अभी भी लेसन नहीं लेती हैं इससे रेनो, तो अगेन वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा उन्होंने कैप्चर के साथ में किया। वो कंप्लीटली फ्लॉप हो गई, जबकि सेम सेगमेंट की गाड़ी थी रेनो कैप्चर। और आपको क्या लग रहा है कि इस साल में और कौन सी बढ़िया लॉन्चेस आ सकती हैं जो शायद जेनजीज को या हमारे जैसे लोगों को अट्रैक्ट करेगी? देखो, इंस्टर करके एक गाड़ी है, वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मारुति सुजुकी एक माइक्रो एसयूवी के साथ में प्लान कर रही है, सो दैट वो जो टाटा पंच के ऊपर वो नेम प्लेट बनता जा रहा है धीरे धीरे, उसको थोड़ा डिवास्टेट कर सकें। तो ये कुछ गाड़ियाँ हैं जो आप देखोगे कि एंट्री लेवल सेगमेंट में, थोड़ा मिड साइज माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में जो है वो Hyundai एज वेल एज मारुति सुजुकी ये दोनों लेके आएंगे। बाकी टाटा महिंद्रा से बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद इस साल कम है, क्योंकि वो बहुत वोकल रहे हैं पिछले साल, तो इस साल वो सेल्स कन्वर्ट करने में रहेंगे। वो वेरिएंट ज़्यादा लॉन्च करेंगे। आप पंच ईवी देखोगे अभी अगले महीने ही आ जाएगी, फिर उसके बाद सियारा ईवी देखोगे, सफारी ईवी देखोगे। तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो पेट्रोल को ईवी हाँ, में ईवी वाला, पर हाँ ऑब्वियसली उनके ईवी जो वर्जन्स भी होते हैं उनमें डिजाइन एलिमेंट वो बदलते हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है कि अगर किसी को वो बेसिक डिजाइन नहीं पसंद तो वो ईवी वाला फ्यूचरिस्टिक डिजाइन थोड़ा कर देते हैं जो शायद लोगों को पसंद आ जाए। हमने टाटा पंच की काफी बात करी है, तो अभी जो पंच आई है नई वाली, उससे आपको क्या उम्मीद है कि जैसे वो बेस्ट सेलर हो गई थी पूरे, हमने देखा कि मारुति का रिकॉर्ड तोड़ दिया टाटा पंच ने, तो आपको लगता है कि क्या वो आगे भी ऐसे ही रहने वाली है? देखो, वो और स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो टाटा पंच ने किया, टाटा ने पंच के साथ में किया इस बार, वो एक स्टेप अबव है। उन्होंने स्टीयरिंग चेंज किया है, उन्होंने ट्रांसमिशन के साथ में खेला है, क्योंकि सीएनजी में अभी तक वो ट्रांसमिशन के साथ में नहीं आती थी। मेरे काफी लोगों को वो अट्रैक्ट करने वाली है। सबसे बेसिक चीज वो सीएनजी और एएमटी वाली जो आप बता रहे हैं। और ये जो प्रेशर है ना, ये एक्चुअली Hyundai और मारुति के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसमें AMT आता है सीएनजी के साथ में। एंड टाटा ने एक स्टेप अबव इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने पेडल शिफ्टर्स भी दे दिया है। हमने एक्स्टर के AMT में पेडल शिफ्टर देखा है, बट दैट डजंट कम्स इन सीएनजी। तो ये चीज है, मारुति सुजुकी को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो अपने गाड़ियों को कैसे उसमें बूट निकाल सकें। और इस साल शायद हम लोग कुछ गाड़ियों में शायद देख पाएं और वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ पाएं जिससे वो नीचे स्पेस निकालें। MG भी तो कोई ला रहा है, हमने सुना है, काफी बज हो गई है तो। MG लेके आ रहा है, व्हाट इज दैट नेम? मैजेस्टर, करेक्ट। तो दैट इज अ न्यू फेसलिफ्ट अवतार ऑफ ग्लॉस्टर ओनली। MG ने शुरुआत में भी हमें मना किया था कि यार प्लीज फेसलिफ्ट मत बोलना है, ग्लॉस्टर एग्जिस्टिंग ग्लॉस्टर का नाम मत यूज करना, बट दैट इज एक्चुअली अ फेसलिफ्ट अवतार ऑफ ग्लॉस्टर ओनली। तो आप देखोगे लुक्स वगैरह आगे से, पीछे से, इंटीरियर्स में सब चीजें चेंज होंगी उसके अंदर। फिट एंड फिनिश में तो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट बटन्स और ज़्यादा आ जाएंगे, बटन्स शॉर्टकट ज़्यादा आ जाएंगे, नई स्क्रीन आ जाएगी, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाएगा, नई स्टीयरिंग आ जाएंगे, ये तमाम चीज़ें। बट चेसी, प्लेटफॉर्म, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, जो मैकेनिकल एस्पेक्ट है वो पूरी गाड़ी की, दैट विल रिमेन सेम, और वो ग्लॉस्टर के साथ साथ ही आएंगे। तो जैसे ग्लॉस्टर में था वैसे ही रहेंगे मैकेनिकल एस्पेक्ट। तो अब क्या लगता है कि और कुछ आएगा? MG से बहुत ज़्यादा उम्मीद इस साल नहीं है। एक तो ऑब्वियसली मैजेस्टर आएगी, एंड उनकी जो पुरानी EVs हैं जिनमें से वो MG M9 करके जो थी बड़ी लिमोजीन, तो वो भी सर्वाइव कर ही रही है। वो बहुत कम यूनिट्स ऑल्दो कर रही है, बट मैं MG थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता है। वो सेलिब्रिटीज को पिकअप एंड ड्रॉप के लिए रखता है ताकि वो जितने भी पैप्स हैं वो कैप्चर कर सकें गाड़ी को। तो ये आप देखना, बहुत साइबरस्टर के साथ बहुत देखा सेलिब्रिटीज वगैरह जो है अक्सर उसमें ट्रैवल करते हैं। मेरे हिसाब से हमने सारी इंपॉर्टेंट अपकमिंग या फिर अभी जो थी, हमने उन सब के कार्स के बारे में बात करी है, एंड आई फील हमारी ऑडियंस इस सब से कनेक्ट कर पाई होगी। और अगर आपके कोई अभी भी सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम विवेक को दोबारा बुला लेंगे, उनसे दोबारा सवालात कर लेंगे ऐसे। एंड
आप अपना ये बता के जाओ कि आपको लगा कैसे बात करके आज। बहुत अच्छा लगा मेरे ख्याल में। आप इनके चैनल पे रेगुलर रहो क्योंकि समृद्धि इज डूइंग अ गुड जॉब, उसकी टीम भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आप बने रहो। मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में दे आर गोइंग टू किल दिस मार्केट विद देयर नॉलेज, और मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा समृद्धि। वेन एवर यू वॉन्ट टू यू कैन आस्क Thank you मी, so much. एंड मैं जल्दी आऊँगा चैनल पे। टिल देन टेक केयर गाइज। ओके, टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।